नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये वारदात है 17 मई 2019 की और जगह है कर्नाटक का बागलकोट ज़िला। इस बागलकोट ज़िले में एक गांव है जिस गांव में हर साल एक मेला लगता है। ये मेला वहीं पर मौजूद एक मंदिर में होने वाले समारोह के उपलक्ष्य में यानी मौके पर लगाया जाता है। और इस मेले में सिर्फ इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों के और इलाकों के लोग जमा होते हैं और खूब पूजा अर्चना तो होती है, मौज मस्ती भी करते हैं। तो जिस गांव का मैं जिक्र कर रहा हूं, बागलकोट जिले के जिस गांव में ये मेला होता है, उस गांव का एक परिवार इस रोज मेले में जाता है। लेकिन एक लड़की जो इस परिवार की मेंबर है वो मेले में नहीं जाती, क्योंकि वो मानसिक रूप से थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, थोड़ी परेशान है और वो घर में ही रहती है। और इसलिए भी घर में रहती है क्योंकि उसका घर वालों को हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसे में उसके मेले में जाने का सवाल नहीं उठता। घर वाले भी अक्सर पूरा परिवार किसी एक जगह पर जाने से बचते हैं, क्योंकि घर में एक ऐसी बच्ची है जिसे संभालना 24 घंटे उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन चूंकि ये बड़ा उत्सव था और गांव में ही वो मेला लगा हुआ था, तो घर वालों ने इस रोज़ ये तय किया कि वो घर की बेटी को कुछ देर के लिए, तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के लिए छोड़कर जाएंगे और जल्दी से मेला देखकर वापस आ जाएंगे। लेकिन होता ये है कि मेले में जाने के बाद परिवार के लोग मेला घूमते रहते हैं, लेकिन जो इस लड़की का भाई है वो जल्दी से 1 घंटे के अंदर वापस अपने घर लौट आता है। लेकिन घर लौट आने के बाद वो जो कुछ देखता है वो बहुत ही दुखद, बहुत ही परेशान और बहुत ही विचलित करने वाला है। वो देखता है कि उसकी बहन जो है वो घर में लहूलुहान हालत में पड़ी हुई है। पूरे जिस्म से कपड़े नदारद हैं और पूरे शरीर पर दांत से काटे जाने के कई सारे निशान हैं। वो लड़की दर्द से तड़प रही है। अब इस मंजर को देखकर भाई को यह समझते देर नहीं लगती कि उसकी बहन के साथ किसी ने ज्यादती की है, किसी दरिंदे ने उसके साथ बलात्कार किया है। वो भाई बहुत परेशान होता है, अपने घर वालों से फौरन बात करता है और आसपास के लोगों को भी इसकी इत्तला देता है, खबर देता है और फौरन लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। लड़की की हालत तब तक काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसके साथ दरिंदे ने तमाम ब्रूटलिटी, जिसे कहते हैं ना, तमाम निर्दयता की हदों को पार करके उसके साथ ज्यादती की थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लड़की कुछ ऐसी थी उसकी हालत इस दुर्घटना, इस बलात्कार की घटना से पहले भी, कि वो बातचीत नहीं कर पाती थी, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, मानसिक रूप से कमज़ोर बच्ची थी। तो ऐसे में इस घटना के बारे में भी उस लड़की से कोई पूछताछ कर पाना और उससे ये जान पाना कि उसके साथ ऐसा किसने किया, ये तकरीबन नामुमकिन सी बात थी। हालांकि इस लड़की की उम्र 25 साल है और घटना के वक्त 25 साल थी। और 25 साल की उम्र में तो खैर आदमी अपना ख्याल रख ही सकता है, लेकिन जब मेडिकल और हेल्थ कंडीशन ऐसे हों तो वो केस एक्सेप्शनल होता है, अपवाद होता है, और इस लड़की के साथ कुछ ऐसा ही था। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी लड़की के साथ बलात्कार की जघन्यतम घटना थी जिसमें इस घटना का शिकार बनने वाली लड़की को खुद ये नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या, बलात्कार चीज़ क्या होती है। किसी लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो उसके सामाजिक मायने क्या हैं, शारीरिक मायने क्या हैं और कानूनी तौर पर वो कितना बड़ा अपराध है। ये लड़की दीन दुनिया से बिल्कुल अलग, और एक ऐसी लड़की जिस पर इतनी दरिंदगी हुई, लेकिन उसने उस तकलीफ को झेला तो ज़रूर, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती और वो शायद रियलाइज़ भी नहीं कर सकती कि जो मेरे साथ हुआ उसे रेप कहते हैं या बलात्कार कहते हैं। तो कुछ इस तरह का वो पूरा सीक्वेंस था, वो पूरा मामला था। अब इस घटना के बाद गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए, धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। पूरी खबर जो है बहुत तेज़ी से गांव में और आसपास के इलाकों में फैली कि एक इस तरह से मेंटली चैलेंज्ड लड़की के साथ किसी ने ज्यादती की। पुलिस को भी खबर दी गई और पुलिस से भी लोग नाराज़ थे, क्योंकि मसला सिक्योरिटी का था। फौरन जो बागलकोट की पुलिस है, उस गांव के नज़दीकी थाने की पुलिस, वो मौके पर पहुंची और उसने इस मामले की छानबीन शुरू की।
लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन लड़की की हालत देखकर पुलिस ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटर्स भी ये समझ गए कि उस लड़की से कोई भी बयान ले पाना और रेपिस्ट के बारे में कोई जानकारी ले पाना तकरीबन नामुमकिन सी बात है, क्योंकि वो बात करने की हालत में नॉर्मली भी नहीं होती है और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसे काफ़ी चोट लगी है और वो मेंटली शॉक में भी होगी। तो खैर, लड़की अंडर ट्रीटमेंट थी, हॉस्पिटल में थी। पुलिस वालों ने यह भी देखा कि उसके शरीर पर काटे जाने के निशान हैं, दांत से काटे जाने के, और कई सारे निशान हैं और बहुत ही बेरहमी से उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। तो एफआईआर दर्ज हुई, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लड़की को भिजवाया गया और इसी के साथ पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। अब गांव है, गांव में सीसीटीवी कैमरे तो इतने होते नहीं हैं और इत्तेफाक से जिस जगह इस पीड़ित परिवार का घर है वहाँ पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो अब पुलिस की सारी तफ्तीश जो है वो ऑर्थोडॉक्स पुलिसिंग पर, या जिसे आप कहते हैं ना कि पारंपरिक इन्वेस्टिगेशन का जो तौर तरीका होता है, आसपास के लोगों से पूछताछ करना, मुखबिरों से पूछताछ करना, कहीं किसी ने किसी संदिग्ध को इस घर की तरफ आते हुए देखा या नहीं देखा, ये पता लगाना, पुलिस इस तरह से जांच कर रही थी। साथ ही पुलिस जो है वो ये पता लगा रही थी कि आखिर इस परिवार के पास या इस लड़की के पास क्या कोई मोबाइल फ़ोन भी था जो अब भी वहाँ है या गायब है। पुलिस इस एंगल को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में पुलिस को एक उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई पड़ी। ये पहली उम्मीद की किरण थी। पुलिस को ये पता चला कि इस लड़की के पास घर में एक मोबाइल फ़ोन था। हालांकि वो लड़की खुद उस फ़ोन को शायद यूज़ नहीं कर पाती थी, लेकिन घर वाले, हो सकता है घर वालों का ही फ़ोन हो, सेफ्टी पर्पज़ से या जो भी उनके दिमाग में रहा हो, उन्होंने उस बच्ची को एक फ़ोन दे रखा था और इत्तेफाक से वो मोबाइल फ़ोन गायब हो चुका था। अब इस घटना के बाद जिस तरह से वो मोबाइल फ़ोन गायब हुआ था, उससे इस बात का हिंट मिल रहा था, इस बात के संकेत मिल रहे थे कि शायद बलात्कार करने वाले शख्स ने ही जो है इस लड़की का मोबाइल फ़ोन भी लूटा है और लेकर अपने साथ गया है। पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया। शुरू में वो फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन पुलिस इंतज़ार करती रही और आखिरकार वो फ़ोन स्विच ऑन हुआ कई घंटों के बाद। और जब फ़ोन स्विच ऑन हुआ तो वो फ़ोन कहीं बाहर या दूर दराज के इलाके में नहीं बल्कि उसी गांव में स्विच ऑन हुआ। और जैसे ही स्विच ऑन हुआ पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की और ट्रैक करके पुलिस उस आदमी तक पहुंच गई जिसके पास ये मोबाइल फ़ोन था। ये आदमी उसी गांव का रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर, 26 साल का एक नौजवान जिसका नाम है हनुमंत मंगुडप्पा, वो था। और उसके पास जब मोबाइल फ़ोन पुलिस को मिला तो पुलिस ने उससे पूछताछ की कि हाँ भाई, मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया। तो उसने पहले तमाम झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की और उसे बताया कि ये मोबाइल फ़ोन जो है कहीं रास्ते में नहीं गिरा था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन घर वाले घर के अंदर ही छोड़कर आए थे और जिस लड़की के साथ ये ज्यादती हुई है ये मोबाइल फ़ोन उसके पास था, तो अब तुम्हारे पास है तो जाहिर है अब ये झूठी कहानी का कोई फ़ायदा नहीं कि मोबाइल फ़ोन तुम्हें कहीं और से मिला या कुछ। तो उस लड़के को आखिरकार अपना जुर्म कबूल करना पड़ा। ये एक ऐसा एविडेंस था जो पुलिस को इस मामले को सुलझाने में बहुत मददगार साबित हुआ पुलिस के लिए। और इसके बाद पुलिस ने हनुमंत मंगुडप्पा को गिरफ्तार कर लिया। उसने शुरुआती पूछताछ के बाद इस वारदात को अंजाम देने की बात भी कबूल कर ली और इसी के साथ पुलिस इस मामले की तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ाने लगी, क्योंकि अब पुलिस को इस आरोपी के खिलाफ और भी सबूत जुटाने थे, क्योंकि सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन का बरामद होना इस बात का अकाट्य प्रमाण नहीं हो सकता था कि इस मामले में वही हनुमंत मंगुडप्पा ही दोषी होगा। तो इसीलिए अब पुलिस के लिए ज़रूरी था कि वो कुछ और एविडेंसेस कलेक्ट करे ताकि इस मामले की चार्जशीट में उनका जिक्र किया जा सके। दिक्कत ये थी कि ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस था जिसमें पीड़ित लड़की पुलिस के पास मौजूद तो थी, अस्पताल में भर्ती तो थी, और लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पीड़ित लड़की का बयान भी जो है पुलिस के पास नहीं था जो इस केस को सब्सटैंशिएट करता, यानी इस केस के लिए एक बड़ा सबूत साबित होता। तो ऐसे में पुलिस को इस मामले में और भी एविडेंस जुटाने की ज़रूरत थी और पुलिस इस कोशिश में लगातार लगी हुई थी। इसी बीच पुलिस के जो ऑफिसर्स इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्हें एक बहुत ही ब्राइट आइडिया आया, और ये आइडिया आमतौर पर एक ग्रामीण इलाके की पुलिस से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन पुलिस ने
उस आइडिया को कंसीव करने के साथ साथ, सोचने के साथ साथ उसको बहुत प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट भी किया। क्या था वो आइडिया? पुलिस ने ये देखा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि इस लड़की के शरीर में दांत से काटे जाने के कई निशान थे। वो जो डेंटल मार्क हैं, पुलिस ने उन डेंटल मार्क की तस्वीरें कलेक्ट की, इकट्ठा की, और उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस है दांत से काटे जाने से रिलेटेड, वो सारे एविडेंस पुलिस ने अपने पास स्टोर किए, जुटाए। और इसके बाद पुलिस ने सोचा कि इस मामले में किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जाए, जो ये हमें बता सकें कि दांत से काटे जाने का ये निशान जिस आरोपी को हमने पकड़ा है, हनुमंत मंगुडप्पा, उससे उसी के हैं, ये बात साबित हो सके। इसे साबित करने के लिए पुलिस ने तय किया कि वो किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात करेगी। इसके बाद पुलिस की वो तलाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तलाश खत्म हुई। असीत आचार्य, डॉक्टर असीत आचार्य नाम के एक बहुत नामचीन फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर जाकर, डॉक्टर असीत आचार्य जो हैं वो धारवाड़ में एक डेंटल मेडिकल कॉलेज हैं, उसके फॉरेंसिक हेड हैं। एसडीएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, इसके फॉरेंसिक हेड हैं डॉक्टर असीत आचार्य। और डॉक्टर आचार्य की सिर्फ यही एक पहचान नहीं है। पुलिस को डॉक्टर आचार्य के बारे में जब जानकारी पुलिस ने जुटाई, मतलब डॉक्टर असीत आचार्य को तो सारे लोग जानते थे वहाँ, और अभी भी देश में बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, एक्लेम्ड और नोन पर्सन है। लेकिन उनके बारे में एक और ख़ास जानकारी जो कर्नाटक पुलिस के पास और ये बागलकोट पुलिस के पास थी, वो ये कि इन्होंने निर्भया रेप एंड मर्डर केस में भी आरोपियों के खिलाफ वही डेंटल फॉरेंसिक के एविडेंस जो है वो इकट्ठा किए थे, और वो आरोपियों को गुनहगार करार देने की एक बहुत अहम और क्रूशियल वजह साबित हुई थी। वो मामला 2012 का है और दिल्ली का है। निर्भया केस से आप सारे लोग वाकिफ हैं। तो उसमें भी डॉक्टर असीत आचार्य ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो यहाँ पर उसी प्रोफाइल वाले, उसी स्टडी वाले और उसी नॉलेज वाले डॉक्टर असीत आचार्य से पुलिस ने कांटेक्ट किया और उनको बताया कि हमारे पास भी एक ऐसा केस है जिसमें पीड़ित लड़की के शरीर में दांत के जख्म के बहुत सारे निशान हैं, और आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दोनों को कोरबोरेट करने वाला जो फॉरेंसिक का पार्ट है, हम चाहते हैं काइंडली आप उस पार्ट को देखें कि वाकई ये वही आरोपी के दांत के निशान हैं या नहीं है। तो उन्होंने केस को अपने हाथ में लिया डॉक्टर असीत आचार्य ने, और उन्होंने अपनी जो उनका नॉलेज है और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसको फॉलो करके उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आचार्य ने यह बताया कि लड़की के शरीर में जो भी दांत से काटे जाने के निशान हैं, उसका पैटर्न, उसकी बनावट, उसका स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें उस लड़के से और उसके दांतों से ही मेल खाती है जिस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और जिस लड़के के पास से पुलिस को उस लड़की के घर से खोया हुआ या लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन मिला था, बरामद हुआ था। इसके लिए डॉक्टर आचार्य ने लड़की के शरीर पर जो निशान हैं उसके एविडेंसेस तो कलेक्ट किए ही थे, साथ ही वो लड़का जो गिरफ्त में था उसके भी दांतों के निशान स्पेसिमेन के तौर पर, सैंपल के तौर पर कलेक्ट किए गए थे, और उसको साइंटिफिकली उन्होंने मिलान किया, उसको मैच करके देखा, और मैच करके देखने के बाद तब जाकर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे। लेकिन अभी भी पुलिस के सामने इस केस को कोर्ट में साबित करना अपने आप में एक चैलेंज हो सकता था, क्योंकि ये फॉरेंसिक की बारीकियां हैं जिसको कई बार पुलिस ऑफिसर्स या वकील भी बहुत प्रोफिशिएंट तरीके से अदालत के सामने नहीं रख पाते हैं, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ है और इसके लिए इन डेप्थ नॉलेज और स्टडी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में पुलिस ने डॉक्टर असीत आचार्य से ये भी रिक्वेस्ट किया कि आपने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट तो खैर हमारी चार्जशीट का हिस्सा होगा ही, क्या आप अदालत में आपने जो स्टडी की है और जो फाइंडिंग आपकी है उसे लेकर अपना बयान आप दे सकते हैं। तो डॉक्टर आचार्य इसके लिए भी तैयार हो गए, और उन्होंने कहा कि अगर एक ऐसी लड़की जो खुद बोल नहीं सकती, खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती, अगर ऐसी लड़की के साथ किसी ने इतनी हैवानियत की है और हमारे पास अगर कंक्रीट एविडेंस है जो खुद मेरे फाइंडिंग्स हैं, तो मैं उसके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा। उन्होंने जेनरसली इस बात को माना, और कर्नाटक पुलिस के कहने पर वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बयान देने के लिए भी उपस्थित हुए। उन्होंने अपना बयान दिया, और वो बयान इस मामले में जो आरोपी है हनुमंत मंगुडप्पा, उसके खिलाफ आप समझ लीजिए कि ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। इस मामले में हनुमंत को
और बाकी तमाम सबूतों के साथ फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री के इस सबूत के सहारे भी, इस सबूत के ज़रिए भी दोषी पाया गया, क्योंकि वो निशान बिल्कुल मैच कर गए थे। और इस आधार पर इस लड़के को, आरोपी को 4 साल बाद 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और इस तरह से एक ऐसी लड़की जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती थी, उस लड़की के साथ ज्यादती करने वाले दरिंदे को पुलिस ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके पहले गिरफ्तार किया, और फिर उस इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक का जो इनपुट था उसके सहारे उसे सजा दिलाने में भी पुलिस कामयाब हुई। तो अपने आप में एक ऐसा मुकदमा, एक ऐसा केस जो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से एक नज़ीर है। और इस केस का जिक्र आज भी कर्नाटक की पुलिस जो है वो करती है। हालांकि कोई बहुत पुराना केस नहीं है, सज़ा ही पिछले साल हुई है, लेकिन ये केस जो है अब कर्नाटक के बाकी पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग के तौर पर बताया और समझाया जाने लगा है। तो ये भी इस मामले का एक अहम पहलू है। और इस मामले में अच्छी बात यह है कि गुनहगार गिरफ्तार भी हुआ है और उसे सज़ा भी हुई है। हालांकि मेरे मन में एक सवाल है, जो रिसर्च करने के बाद जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया, और शायद आप लोगों के मन में भी वो सवाल हो ये स्टोरी सुनते हुए, वो ये कि आखिर पुलिस सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों हुई। अगर उस लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई और आरोपी जो है कुछ ही देर में उसी गांव से पकड़ा गया, तो उस लड़की के बॉडी पर जो भी रिमेन्स रहे होंगे, वो चाहे बॉडीली फ्लूइड हो, उस लड़के का सीमेन हो, या फिर उसके शरीर के दूसरे अंग कह लें, चाहे वो बाल हो, या कोई भी संघर्ष के दौरान अगर इस लड़की के पास कोई भी चीज़ रही हो, उस मौका वारदात से कोई चीज़ मिली हो, तो डीएनए एविडेंस भी कलेक्ट किए जा सकते थे, वेजाइनल स्वैब के ज़रिए हो या फिर किसी और सैंपल के तौर पर हो। तो अगर डीएनए एविडेंस भी होते तो वो बहुत ही कंक्रीट होते, और फिर शायद फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर पड़ती भी तो वो एक पार्ट होता। दूसरे फॉरेंसिक एविडेंस भी पुलिस इस मामले में इकट्ठा कर सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि पुलिस ने इस मामले में वो फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए या नहीं किए, या पूरा का पूरा केस उस फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री यानी डेंटल मार्क के ऊपर ही डिपेंडेंट रहा या नहीं। चार्जशीट ऑनेस्टली सेइंग, मैंने चार्जशीट नहीं पढ़ी है, अगर वो चार्जशीट मेरे पास होती तो शायद मैं इसके बारे में और ज़्यादा बता सकता था। लेकिन इतना तो हम कह ही सकते हैं कि डेंटल मार्क जो है वो गुनहगार के पकड़े जाने के बाद उसे सज़ा दिलाने की एक बहुत बड़ी वजह बनी, और ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का एक शानदार नमूना है। आज की ये कहानी या ये पेशकश आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।